हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 5 के साथ में। 4 दिन हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी आधी फिजिक्स लगभग खत्म हो गई है। और डे 5, डे 6, डे 7 सब कुछ हम लोग आज ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के पेपर हैं तो इतनी मेहनत तो सर बनती है। बैक हैंड पे काफी मेहनत हुई है, तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इस चैनल पर व्यूज बहुत ज्यादा नहीं आते, लेकिन कोशिश रहती है जितने भी लोग हो, कम लोग जाने लेकिन इज्जत की नजर से जाने सर, ठीक है। तो चलिए सर शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 5 क्या होती है? द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, यानी किसी सर्किट मतलब क्या होता है? परिपथ, जिसमें बैटरी हो, धारा हो, ये सारी चीजें हो। तो किसी परिपथ में बहने वाली धारा इज कॉल्ड द ट्रांजिएंट करंट इफ, उसे ट्रांजिएंट करंट कहेंगे। कब कहेंगे? अगर इट इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, यानी ये 0 से शुरू हो, मैक्सिमम वैल्यू तक जाए, और डिक्रीजेज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू 0 इन अ शॉर्ट टाइम, यानी अगर बहुत कम टाइम में 0 से शुरू होकर बहुत ज्यादा करंट हो जाए, या फिर बहुत ज्यादा करंट से एकदम 0 हो जाए, तब इस करंट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट करंट। क्या कहते हैं भाई? ट्रांजिएंट करंट कहते हैं सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, किसी सर्किट में बहने वाली धारा विच चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली इन मैग्नीट्यूड विद टाइम एंड पीरियड, यानी समय और समय के साथ साथ लगातार वो बदलती रहती है। इन डायरेक्शन इज कॉल्ड, उस धारा को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो उस धारा को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। आपने 12th क्लास में पढ़ रखा, उसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये देखो इस तरीके से बड़ी, ये देखो अभी यहाँ पे दिशा इधर 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 इधर, लगातार मेरे भाई मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ चेंज होता रहता है। उसे अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जो हम लोगों के घरों में लाइट आती है मेरे भाई, वो यही वाली करंट होती है सर, ठीक है। ट्रांजिएंट करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ी होती है जो ट्रांजिएंट करंट होती है? तो नंबर 1 इंडक्टेंस से जुड़ी होती है। सर जी ये इंडक्टेंस क्या होता है? आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में, इंडक्टेंस को मेरे भाई एल से लिखा करते थे, प्रेरकत्व, ठीक है। कैपेसिटर से जुड़ी होती है, सी से लिखा करते थे, यानी संधारित्र, ठीक है भाई। There is no transient current in pure resistive circuit because it has no stored energy। अगर पूरी की सिर्फ प्रतिरोध लगा हुआ सर्किट के अंदर, प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट है, तब उसमें कोई भी मेरे भाई ट्रांजिएंट करंट नहीं होगी, क्योंकि इसके पास एनर्जी होगी ही नहीं सर, ठीक है। इतने प्रतिरोध के पास एनर्जी नहीं होगी। अभी क्या बताया? एनर्जी होने के लिए क्या चाहिए? इंडक्टेंस चाहिए, कैपेसिटर चाहिए। प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस है, तो काम नहीं चलेगा सर, ठीक है। द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस आर यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या है? एल का मात्रक क्या है? सी का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, एल का मात्रक हेनरी होता है, सी का मात्रक फैराड होता है। तीनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर। प्रतिरोध, स्वाप्रेरकत्व और धारिता। द टाइम कांस्टेंट, एल अपान आर का मान टाइम कांस्टेंट यानी टी विमा होती है इसकी, याद रखना। एल अपान आर, एल सी, ये सब बहुत पूछा जाता है। तो एल सी, ये देखो आर सी, द टाइम कांस्टेंट ऑफ सी आर, यानी आर सी का मान भी टी होगा, ये टाइम कांस्टेंट है। एल आर के लिए एल अपान आर टाइम कांस्टेंट है, तो यानी एल आर, आर सी, ये सब क्या है? टी विमा होती है, इनके सबका मात्रक सेकंड होगा। ये देखो एल अपान आर का मान क्या होगा मेरे भाई? टाइम, ठीक है। ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई बताइए? ये सारे के सारे टाइम कांस्टेंट, यानी सबका मात्रक सेकंड होगा, ठीक है। ये देखो द डायमेंशन एंड फार्मूला ऑफ आर सी की कितनी? सिर्फ टी, बाकी के ऊपर 0 लिखा हो, तो इनकी विमा भी क्या होगी? टी होगी, ठीक है सर। द टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट, एलआर सर्किट के लिए जो टाइम कांस्टेंट है इज द टाइम इन विच द करंट डिके, जिसमें करंट कम हो जाती है, वो 37% होता है। कितना होता है? 37%। सीआर इज कॉल्ड, सीआर भी क्या होता है? टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। द टाइम कांस्टेंट इन सीआर सर्किट, अगर सीआर है तो 63% होगा, जिसमें जो करंट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। अ कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरड बीइंग डिस्चार्ज थ्रू आ रजिस्टर ऑफ 2 मेगा ओम्स, द टाइम कांस्टेंट विल बी, टाइम कांस्टेंट क्या होगा मेरे भाई जरा समझो। 1 माइक्रोफैरड सी का मान दे रखा है, लो सर यहां पे देखो, सी का मान आपको दे रखा है, ठीक है। सी का मान आपको दे रखा है, सी का मान कितना दे रखा है? 1 माइक्रो हटाइए, माइनस के 6 लगाइए, ये बन जाएगा फैरड, ठीक है भाई। उसके बाद 2 मेगा ओम, आर का मान दे रखा है 2, मेगा में होते हैं 10 की घात प्लस के 6। टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है, यानी आरसी आपसे पूछ रहा है, 10 की घात माइनस के 6 गुणे 2 गुणे 10 की घात माइनस प्लस के 6, 6 से 6 कट जाएगा, यानी कितना आएगा भाई? 2 सेकंड आएगा, यही आंसर है, ठीक है भाई। तो 2 सेकंड इस तरीके से निकलेगा आरसी का मान। अगला देखिए सर, ड्यूरिंग चार्जिंग अ कंडेंसर थ्रू अ रेजिस्टेंस द चार्जेस ऑन कंडेंसर एट एनी इंस्टेंट इज, ठीक है। किसी लम्हे में कोई कंडेंसर है, उसके ऊपर कितना आवेश होगा मेरे भाई? तो होगा ई सी, ठीक है। यहाँ डैश नहीं लगा हुआ, ये सब डैश है, माइनस नहीं लगे हुए। ई सी 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी अपॉन सी आर, ठीक है भाई।
बाय लीकेज मेथड वी डिटरमाइंड, जो लीकेज करंट होती है, लीकेज मेथड होता है, उनसे हम लोग क्या निकालते हैं, हाई रेजिस्टेंस निकालते हैं लीकेज मेथड के द्वारा, ठीक है। अब बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर नाप, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, तो आवेश यानी चार्ज को नापता है, ठीक है। बाय द लीकेज मेथड वी कैन डिटरमाइन, तो हाई रेजिस्टेंस लीकेज मेथड के द्वारा हम लोग निकालते हैं। इन लीकेज मेथड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लार्ज, यानी वही बात 3-4 तरीके से पूछी गई है। तो लीकेज मेथड में रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता कर लो सर, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ एलसी सर्किट डिपेंड्स ऑन, यानी जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशंस की कोई एलसी सर्किट के लिए किस पे डिपेंड करती है, तो इंडक्टेंस यानी एल पे डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस यानी सी पे डिपेंड करती है। मेरे भाई इस तरीके की जितनी भी खुरापातें आए, ट्रांजिएंट करंट, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, सब पे एलसी पे, एल और सी पे डिपेंड करती है, ठीक है। द कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन इन एलसीआर सर्किट, यानी ऑसिलेटरी मोशन हो, लगातार रिपीट हो करंट सर, ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए, 2√L/C का मान R से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है भाई। द रेजिस्टेंट फ्रीक्वेंसी, उसी को हम लोग अनुनादी फ्रीक्वेंसी कहते थे, याद है कितना होता है, 1/2 पाई √LC होता है, ठीक है भाई। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो ω/L/R होता है, ठीक है भाई। किरचॉफ्स लॉ और अप्लाइड टू, किरचॉफ के लॉ किस पे अप्लाई होते हैं, तो डीसी और ईसी दोनों करंट पे अप्लाई हो जाते हैं। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट यानी बैटरी वाली, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट यानी हम लोगों के जो घरों में लाइट आती है वो सर, ठीक है। क्लोज्ड सर्किट टेक्निक आर बेस्ड ऑन, यानी जो क्लोज सर्किट टेक्निक होती है वो किस पे डिपेंड है, तो किरचॉफ लॉ पे ही होती है। पूरा बंद पाश होता है, किरचॉफ लॉ में पता होना चाहिए, जिसमें धारा हो, प्रतिरोध हो, बैटरी हो, उसे क्लोज लूप या बंद पाश कहते हैं सर, ठीक है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, करंट इज बेस्ड किस पे डिपेंड करता है, तो चार्ज पे निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिख दिया है। किरचॉफ्स सेकंड लॉ किस पे डिपेंड करता है, तो एनर्जी के कंजर्वेशन पर आधारित होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है दूसरा वाला, पहला वाला चार्ज के कंजर्वेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द एक्टिव कंपोनेंट इज एन इलेक्ट्रिकल, कोई नेटवर्क है उसमें एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, तो जो वोल्टेज सोर्स है वो एक्टिव कंपोनेंट है, लगातार काम कर रहा है, ठीक, वोल्टेज सोर्स। उसके बाद द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स, यानी कोई आइडियल करंट सोर्स है अगर पूरी तरीके से, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट यानी बहुत अधिक होगा सर, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग, यानी कोई ओपन सर्किट वोल्टेज है उसके लिए 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो इनडेफिनिट होगा, अनंत होगा सर, ठीक है, इनफाइनाइट होगा। शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोज थ्रू एंड व्हेन इट्स इंपीडेंस इज, यानी जब शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होती है तो उसका इंपीडेंस क्या है भाई, रेजिस्टेंस और इंपीडेंस एक ही चीज है लगभग, प्रतिरोध समझ लो यार, उसे प्रतिरोध और प्रतिबाधा कह लो सर, ठीक है। एक एसी में होएगा तो एसी के हम लोग प्रतिरोध बोल देते हैं, यानी आर रेजिस्टेंस बोल देते हैं डीसी में सर, ठीक है। और अगर एसी की बात करें प्रत्यावर्ती धारा की, तो उसी में हम लोग उसे इंपीडेंस बोल देते हैं, ठीक है भाई। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कंटेन्स, थेवेनिन्स जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है, थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है पढ़ा चुके हैं, यूट्यूब पे भी डाली थी हमने, कि मेरे भाई थेवेनिन्स ने कहा कि जितने भी रेजिस्टेंस सबको हटा दो, उनकी जगह एक रेजिस्टेंस रख दो RTH, वो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कहलाएगा। सारे वोल्टेज सोर्स हटा दो, एक वोल्टेज सोर्स रख दो BTH, वो थेवेनिन्स वोल्टेज कहलाएगा। इतनी सी बात उन्होंने कह दी और यही कहलाया थेवेनिन्स क्या कहला, इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद इंपीडेंस, ठीक है भाई। थेवेनिन्स थ्योरम रिड्यूसेस अ 2 टर्मिनल नेटवर्क टू अ वोल्टेज जनरेटर इन सीरीज विद इंपीडेंस, यानी एक इंपीडेंस यानी प्रतिरोध रख दो और एक वोल्टेज सोर्स रख दो, बाकी सब हटा दो, उन सब की जगह पे सिर्फ एक रख दो, ठीक है भाई। इन अ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट लोड कैन बी फाउंड आउट बाय अप्लाइंग, तो कैसे लोड पता कर सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो मेरे भाई, पता चल जाएगा, ठीक है सर। डुअल ऑफ, ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम इज, तो जो थेवेनिन्स थ्योरम है उसका बढ़ता हुआ रूप या उसका बदला हुआ रूप क्या है, नॉर्टन्स थ्योरम है, ये भी हमने पढ़ाई हुई सर, ठीक। एक ही जैसी थ्योरम्स होती है, थोड़ा सा बदला हुआ रूप होता है, बल्कि प्रूव ही वही करते हैं जो थेवेनिन्स में प्रूव करते हैं, लगभग वही चीज प्रूव करनी होती है, नॉर्टन्स में भी थोड़े स्टैंडर्ड लेवल पे। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नेटवर्क्स इन विच देयर इज, जहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम वहां पे लागू होगी जहां पे लीनियर नेटवर्क जुड़े होंगे, रेखीय लाइन से जुड़े होंगे, वहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई होगी। हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ EMF आर इन सुपरपोजिशन थ्योरम, कितने सुपरपोजिशन थ्योरम में कितने सोर्सेज होते हैं, तो एक से ज्यादा होने चाहिए और लीनियर यानी लाइन से मोर देन 1 होने चाहिए। इन AC ब्रिज बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, 2 AC ब्रिज में जो बैलेंस कंडीशन होती है उसमें 2 मेरे भाई जुड़े होते हैं सर्किट, ठीक, प्रतिरोध जुड़े होते हैं। इन AC ब्रिज द फॉलोइंग इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की जगह पे अभी हमने आपको बताया रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध, लेकिन अगर हम लोग AC ब्रिज की बात कर रहे हैं तो AC में हम लोग रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे, AC में हम लोग उसे कहेंगे इंपीडेंस, Z से लिखते हैं सर, ठीक है, R से नहीं लिखते, तो इंपीडेंस यूज करेंगे।
द डिटेक्टर इन एसी ब्रिजेस, तो एसी ब्रिज में डिटेक्ट किससे करते हैं, पता किससे करते हैं कि भैया सही चल रहा है, तो उसमें हेडफोन लगा होता है जिसमें जब साउंड मिनिमम हो जाती है तो हम समझ लेते हैं बैलेंस कंडीशन में सर। ठीक है, सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं और ब्रिज वगैरह हम कल से लेकर परसों तक मेरे भाई सेकंड सेमेस्टर खत्म। ठीक है, कोर्स के अंदर भी जो वीडियोज रह गई हैं मल्टीमीटर वगैरह परसों तक, बल्कि कल ही ईद है, सब लोग ईद मनाओ, हम अंधाधुंध क्लास बनाते हैं, कल ही सब खत्म हो जाएगा, फिर आराम से आप पढ़िए। सीरीज हम ये पूरी कर ही दे रहे हैं मल्टीपल वाली, जिनने कुछ नहीं पढ़ा मल्टीपल सीरीज देखो, इसमें भी हम डिटेल में समझा ही देते हैं, जाके पेपर दे आओ पास हो जाओगे सर। ठीक है, तो एसी ब्रिजेस आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, एसी ब्रिज का यूज क्यों करा जाता है, इंडक्टेंस को ज्ञात करने के लिए, कैपेसिटेंस को ज्ञात करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करने के लिए, यानी प्रेरकत्व कैसे ज्ञात करोगे, धारिता कैसे ज्ञात करोगे, फ्रीक्वेंसी कैसे ज्ञात करोगे। फॉलोइंग ब्रिज कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए और किसे यूज करते हैं, बीन्स ब्रिज को यूज करते हैं। ठीक है, मैक्सवेल ब्रिज क्यों यूज करा जाता है, तो इंडक्टेंस को यानी एल को ज्ञात करने के लिए करते हैं। शेयरिंग ब्रिज खाली क्या ज्ञात कर सकता है, कैपेसिटेंस यानी सी ज्ञात कर सकता है। बीन्स ब्रिज क्या कर सकता है मेरे भाई, लार्ज फ्रीक्वेंसी के जो लार्ज फ्रीक्वेंसीज हैं सर, ठीक है, उन्हें ज्ञात कर सकता है। मैक्सवेल ब्रिज क्यों यूज करते हैं, इंडक्टेंस को ज्ञात करने के लिए। शेयरिंग ब्रिज का भी क्या काम है, कैपेसिटेंस को ज्ञात करने के लिए। शेयरिंग ब्रिज का काम क्या है, कैपेसिटेंस, लेकिन स्मॉल कैपेसिटेंस को ज्ञात करने के लिए। बीन्स ब्रिज किसे ज्ञात करेगा, ये भी कैपेसिटेंस को बताएगा। बीन्स ब्रिज किसके लिए बताएगा, तो कैपेसिटेंस इन ERMS, ठीक है, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के टर्म में नॉन कैपेसिटेंस को जान पहचान वाला है, इन टर्म ऑफ ERMS। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ, अच्छा ERMS नहीं लिखा हुआ है, कैपेसिटेंस इन टर्म्स ऑफ नॉन कैपेसिटेंस, यानी कोई हमें कैपेसिटेंस पता है उसकी सहायता से हम दूसरा कैपेसिटेंस निकालेंगे, किसमें, वीन्स ब्रिज में। ठीक है, उसके बाद जनरल कंडीशन ऑफ बैलेंस फॉर एसी ब्रिज की जनरल कंडीशन क्या होती है, तो Z1 Z4 माइनस नहीं है भाई, ये डैश लगे हुए हैं, Z1 Z4 बराबर Z2 Z3, ये अगर बैलेंस कंडीशन में है तो ये फार्मूला होता है Z1 Z4 बराबर Z2 Z3। बैलेंस कंडीशन कैसे पता करेंगे, जब हेडफोन में आवाज सबसे कम आ रही, मिनिमम होगी सर। ठीक है, द कैपेसिटेंस कैन बी डिटरमाइंड, भाई किससे निकाल सकते हैं, तो डी शॉर्टी ब्रिज, इससे भी हम लोग कैपेसिटेंस को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय एंडरसन ब्रिज से निकाल सकते हैं इंडक्टेंस को। उसके अलावा ओन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर, काहे के लिए मेरे भाई, तो इंडक्टेंस जो ओन का ब्रिज है, इंडक्टेंस ज्ञात करने के लिए इसका यूज भी करा जाता है। ठीक, तो ये था आपका डे 5, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, PDF इनकी मिल जाएगी टेलीग्राम BD Academy BSc पे, पूरी 8 डेज की ये सीरीज है, इसे देख डालो, जाके पेपर दे आओ, गारंटी ले रहे हैं पेपर बेहतरीन होंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।